हेलो वन गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल फिक्स शुभेंदु में। तो होपफुली आपने कल का मैच देखा ही होगा। T20 मैच इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच स्टार्ट हो चुका है। जो 5 मैच की श्रृंखला है उसका पहला मैच कल त्रिनिदाद में खेला गया था और जिसमें पहले ही मैच में इंडियन टीम को झटका लग चुका है। 4 रन से वो मैच हार गए हैं और वेस्ट इंडीज़ टीम ने 5 मैच की श्रृंखला में पहली जीत दर्ज कर ली है और 1-0 से वो आगे हैं। और मैंने पिछले ही वीडियो में आपको कहा था जब मैं T20 मैच के बारे में बता रहा था प्रीव्यू में कि ये ये एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा चैलेंज आपको वेस्ट इंडीज़ करेगा, बिकॉज कि यहाँ पे इनके पास जो इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं वो काफ़ी एक तरह से एक्सपीरियंस है। T20 में दुनिया भर के T20 लीग्स में खेलते हैं और उसका उनको फ़ायदा मिलता है और उसी वजह से देखो उनके चांसेस इस फॉर्मेट में बढ़ जाते हैं। और बाकी इंडियन टीम की अगर बात करें तो वही है कि क्योंकि वो बाहर के कंडीशन में इतना यूज टू नहीं है, तो जब भी वो एक तरह से चैलेंजिंग कंडीशन में जाएंगे, जैसे ही थोड़ी सी वहाँ पे गेंदबाजों के लिए मदद होगा, पिच फंसेगी, वहाँ पे बल्लेबाज जो कि आपके स्ट्रगल करेंगे और वही देखने को मिला है। 149 रन ही वेस्ट इंडीज़ ने बनाए थे पहले बैटिंग करते हुए और 150 रन का ही टारगेट था, बट वो काफ़ी ट्रिकी हो गया इंडिया के लिए। हालांकि एक वक्त पे आखिर 5 ओवर में कुछ 36-37 रन चाहिए थे और शायद 5-6 विकेट भी हमारे हाथ में थे। हार्दिक पांड्या कप्तान और संजू सैमसन बैटिंग कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद हम मैच हार गए हैं। तो पहले आपको स्कोर कार्ड के बारे में बता देता हूँ और बाद में बात करेंगे कि इंडियन टीम की हार की क्या वजह रही। तो सबसे पहले देखिए वेस्ट इंडीज टीम पहले बैटिंग करती है। यहाँ पे कुछ इनके बदलाव ज़रूर होते हैं, लेकिन वही टीम रहती है ऑलमोस्ट जो जो ऑलमोस्ट मैंने आपको बताई थी और वही ऑलमोस्ट बैटिंग ऑर्डर पे रहता है। तो काइल मेयर्स और ब्रेंडन किंग ओपन करने आते हैं और ब्रेंडन किंग शुरुआत से स्टार्ट करते हैं अटैक करना। हालांकि काइल मेयर्स दूसरी तरफ से वो थोड़ा सा फंस के खेल रहे थे, रन उनसे बन नहीं रहे थे, लेकिन ब्रेंडन किंग ने आप देखो 28 रन किए हैं 19 बॉलों में, 4 चौके और एक छक्का मारा है। तो बढ़िया बैटिंग कर रहे थे। उसके अलावा आप देखो काइल मेयर्स जैसे कहा फेल रहे, 1 रन है 7 बॉलों में और जॉनसन चार्ल्स 6 बॉलों में 3 रन है। और एक वक्त पे यूजी चेल शायद 5th ओवर करने आए थे और उसी ओवर में पहले जो उनके 2-3 बॉल थे उसी में उन्होंने आउट कर दिए थे 2 विकेट। और इनफैक्ट वेस्ट इंडीज के टूर में जो पहला ही मैच खेल रहे थे उसके पहले ही बॉल पर उन्होंने काइल मेयर्स को आउट किया, तो वहां पे थोड़ा सा वेस्ट इंडीज टीम को झटका लगा। लेकिन उसके बाद अगर देखो निकोलस पूरन आए और निकोलस पूरन अभी रिसेंटली अमेरिका में एमएलसी में खेल के आए हैं, फाइनल जीत के आए हैं मुंबई इंडियंस के फ्रेंचाइजी के साथ। तो उसका साफ कॉन्फिडेंस उनमें दिखा और वही फॉर्म से वो बैटिंग करने लगे और आते संग की उन्होंने छक्के चौकों की एक तरह से स्टार्ट कर दी। यूजी चहल को अटैक किया, फिर अक्षर पटेल को भी अटैक किया, लेकिन उसके बाद वो थोड़ा सा धीमे पड़ गए। पूरन और कप्तान रोबन पावल के बीच उसके बाद पार्टनरशिप हुई थी जिसमें थोड़ा सा धीमा खेल रहे थे। पूरन 41 रन बना के आउट हुए 34 बॉलों में, 2 चौके और 2 छक्के मारे थे। हालांकि उनकी अगर आप इनिंग्स देखोगे तो 2 फेज में थी। पहले जब आए थे पहले कुछ बॉल में उन्होंने ज़बरदस्त अटैक कर दिया था और शायद वो जो 2 चौके और 2 छक्के थे शायद पहले 10-12 बॉल में ही लग गए थे, बट बाद में उनसे उस हिसाब से हिटें नहीं लगी। दूसरी तरफ रोमान पावल थोड़े से लकी भी रहे कि उनके 1-2 कैचेस छूटे और जिसके चलते उन्होंने अंत में जाके 48 किए 32 बॉलों में 3 चौके और 3 छक्के के साथ। जो उनके कैचेस छूटे उसके बाद उन्होंने बहुत ही बढ़िया फ़ायदा उठाया और कहते हैं कैच मिस तो मैच मिस। तो और उसके चलते अगर आप देखो जो उन्होंने कैचेस मिस किए थे आई थिंक पावल के, उसी की वजह से आखिर में वो भारी भी पड़ गया। आखिर में अगर आप देखो हिटमैन ने 10 रन किए 12 बॉलों में, 4 रन पे रोमरी शेफर्ड नॉट आउट है और होल्डर के भी 6 रन है। तो अगर आप देखो शायद दो ही ऐसे इनिंग्स थे, एक तो रोमन पावल के और दूसरा ब्रेंडन किंग के, जिसको आप बेहतर बोलोगे। पूरे ने स्टार्ट अच्छा किया था बट बाद में अगर आप देखो तो उनकी भी पारी थोड़ी सी वनडे टाइप की हो गई थी, रन अप बॉल टाइप की। तो स्कोर देखो उतना कुछ बड़ा नहीं था जहाँ तक इंडियन टीम के लिए बात करें, क्योंकि 149 रन ही था। हाँ, अगर वो कैचेस पकड़े होते तो शायद 130 के आसपास वो रुक जाते, बट ठीक है इतना भी स्कोर आप एक तरह से ले लोगे। जहाँ तक बॉलिंग की बात करें, 6 बॉलिंग विकल्प के साथ इंडिया ने उतरा था। मुकेश कुमार को मतलब इस वेस्ट इंडीज सीरीज़ में अगर आप देखो उनको लगातार तीसरा उनका डेब्यू कैप मिला है। पहले टेस्ट में डेब्यू किया, फिर वनडे में और फिर अब T20 में भी डेब्यू कर लिया है। थोड़ा सा इनिशियली स्विंग गेंदबाजी करते हैं और बाद में भी थोड़ा सा उन्होंने डेथ बॉलिंग में भी अपनी एक तरह से स्किल दिखाई। तो उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। साथ ही अर्शदीप सिंह की भी कमबैक हुई थी टीम में, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। तो अगर आप देखो अर्शदीप ने 4 में 2 आउट किए हैं 31 रन दे के। मुकेश को 3 में 24 पड़े हैं, विकेट नहीं लिया है, लेकिन उसमें अच्छी चीज़ ये रही है कि आखिर के जो उन्होंने 2 ओवर डाले जिसमें शायद उन्होंने 10 या 12 रन के करीब दिए हैं और उसमें भी देखो एक भी बाउंड्री उन्होंने कंसीड नहीं किया है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। 12 में से अगर आप देखोगे एक्यूरेट सभी के सभी बॉल जो कि बहुत अच्छे थे, कोई भी एक तरह से लूज उन्होंने बॉल नहीं डाली है। इनफैक्ट जो आखिर के 3 ओवर रहे मुकेश और अर्शदीप से, उसमें शायद उन्होंने एक भी बाउंड्री कंसीडर नहीं किया है, विच इज़ एक्सीलेंट। जहाँ तक स्पिनरों की बात करें तो वहाँ पर आप देखो अक्षर ने 2 में 22 दिए हैं
आई थिंक एक ओवर में उनको पूरन ने एक तरह से अटैक किया था, उसके बाद उन्होंने उतना बॉलिंग भी नहीं किया। चहल 3 में 24 दिए हैं, 2 आउट किए हैं। पहले ही ओवर में 2 आउट कर दिए थे, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो 2 ही ओवर किया है। तो थोड़ा सा जो बीच में पूरन अटैक कर रहे थे, तो अक्सर और चहल को बॉलिंग से हटा के हार्दिक खुद बॉल डालने आ गए थे और कुलदीप को भी इंट्रोड्यूस कराया था, और वो मूव एक तरह से काम कर गया था। हार्दिक ने 4 में 27 दे के 1 आउट किया है, और वो पूरन का ही विकेट था जो उन्होंने लिया है। और कुलदीप यादव ने भी अब देखो 4 में 20 दे के 1 विकेट लिया। और बॉलिंग के दौरान ये देखो एक और अच्छी चीज़ देखने को मिली थी कि तिलक वर्मा का भी डेब्यू हुआ था मुकेश के साथ, और एक दो ज़बरदस्त कैचेस जो कि तिलक वर्मा ने पकड़े, और अपनी जो फील्डिंग स्किल है वो एक तरीके से दिखाई। बाद में अगर आप देखो जब रन चेस की बारी आई, तो इंडियन टीम की जो रन चेस रही बहुत ही मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ही रहा, क्योंकि स्टार्टिंग से अगर आप देखो थोड़ा सा प्रेशर पे दिखे जो हमारे दोनों ही सलामी बल्लेबाज थे, ईशान किशन और शुभमन गिल, जो कि पिछले काफ़ी समय से एक तरह से ओपन कर रहे हैं। इनफैक्ट इस साल जो हमने पिछले 6 T20 खेले हैं श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ, वहाँ पे भी वो ओपन कर रहे थे, और कुछ खास उनके आंकड़े नहीं है। आई थिंक एक शुभमन का शतक आया है, उसके अलावा बाकी पारियों में उस हिसाब से उनके रन नहीं है। और ईशान किशन का तो अगर आप पिछले 10-12 पारियाँ देखें उसमें उनके रन ही नहीं है। थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा कि यशस्वी जायसवाल नहीं खेल रहे हैं, दोनों ही ईशान और गिल खेल रहे हैं। शायद आप उनको मौका दे सकते थे क्योंकि बहुत अच्छा आईपीएल सीजन से आए थे। मे भी ईशान किशन की जगह पे वो खेल सकते थे, बट एज आई सेड कि वर्ल्ड कप का साल है और इंडियन टीम एक तरह से जो अपने वर्ल्ड कप स्पेशलिस्ट प्लेयर है उनको एक तरह से गेम टाइम दे रहे हैं, तो उसी वजह से अगर आप देखो इनको एक तरह से एक्सटेंडेड रन मिल रहा है। अदरवाइज ईशान किशन शायद अभी इस टीम में जगह नहीं उनकी बनती T20 में। तो वहाँ पे देखो शुभमन गिल पहले आउट हुए, 3 रन है उनके 9 बॉलों में, और उतने ही बॉलों में आप देखो ईशान किशन के 6 रन है, वो भी आउट हुए। सूर्य कुमार यादव उसके बाद आए, 21 रन बनाए 21 बॉलों में। तो वो जो उनका कॉन्फिडेंस ओडीआई क्रिकेट में डाउन है, उसी का एक तरह से झलक यहाँ पे भी दिखा कि T20 फॉर्मेट जहाँ पे वो बेस्ट है, वहाँ पे भी एक तरह से स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। बाकी एक जो बल्लेबाज थे जिसने इस मैच में कंप्लीटली एक तरीके से कह सकते हैं कि सभी का दिल जीत लिया, वो है तिलक वर्मा। अपना दूसरा ही बॉल फेस कर रहे थे, उन्होंने छक्का मारा T20 में। इनफैक्ट तीसरी बॉल को भी उन्होंने छक्का ही मारा। तो सूर्य कुमार यादव ने कुछ ऐसा ही किया था। आई थिंक जब उन्होंने पहला ही बॉल फेस किया था 2021 में, जोफ्रा आर्चर थे, उसको उन्होंने छक्का मारा था। तो उसी अंदाज से उन्होंने बैटिंग किया, और इकलौते वही बल्लेबाज दिखे इस पूरे के पूरे लाइनअप में जिन्होंने कॉन्फिडेंटली बैटिंग किया और अच्छे रन बनाए हैं। 39 रन है 22 बॉलों में, 2 चौके 3 छक्के मारे हैं, ज़बरदस्त बैटिंग की थी। हालांकि तिलक वर्मा ने इतनी अच्छी बैटिंग ज़रूर की है, बट वो कहीं ना कहीं निराश ज़रूर होंगे क्योंकि मैच फिनिश नहीं कर पाए। मतलब ऐसा नहीं है कि इनकी पारी का आप क्रिटिसाइज करोगे या फिर जिस तरह से आउट हुए उसको आप बोलोगे कि उन्होंने ख़राब शॉट खेला, बट क्योंकि इंडियन टीम के साथ आप देखते हो कि इतने आसानी से अपॉर्चुनिटी नहीं मिलते हैं। मतलब आपकी 1-2 इनिंग्स ख़राब नहीं हुई होती है कि आपको एक तरह से टीम से बाहर कर देने का एक तरह से मांग होता है। तो टीम मैनेजमेंट भी कंफ्यूज हो जाती है। तो ऐसे में अगर आप देखो जितना भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है जिस भी पोजीशन के ऊपर आपको अच्छा करना ही पड़ेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल उनकी इनिंग्स बहुत अच्छी थी। उसके बाद अगर हालांकि देखो हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन दोनों ही थे, दोनों एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, दो आईपीएल फ्रेंचाइजी कप्तान है, तो आप उनसे उम्मीद यही करते हो कि मैच वो फिनिश करते। बट अगर वहाँ पे देखो दोनों एक तरह से फेल रहे। हार्दिक पांड्या ने 19 बॉलों में 19 किए हैं और संजू ने भी 12 में 12 किए हैं। और अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि 5 ओवर में आखिर के 37 रन चाहिए थे, 30 में 37 के कुछ करीब। लेकिन वहाँ पर आप देखो जेसन होल्डर का एक ओवर आता है जिसमें हार्दिक पांड्या एक तरीके से आउट होते हैं, संजू सैमसन भी रन आउट हो जाते हैं, और उसी ओवर में शायद एक भी रन नहीं आता, मेडन ओवर निकलता है। उसके बाद जो प्रेशर है वो सारा का सारा अक्षर पटेल पे शिफ्ट हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि उनके पास कोई ऐसा बैट्समैन नहीं था जिसके ऊपर वो ट्रस्ट कर सके, क्योंकि हमारी बैटिंग नंबर 7 पे आके एंड हो जाती है, और वो एक हमारे लिए प्रॉब्लम भी रही है पास्ट में। और उसी वजह से अगर आप देखो 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ उसमें हमने देखा कि चहल नहीं बल्कि अश्विन खेल रहे थे। हम अपनी बॉलिंग को कंप्रोमाइज़ करके एक विकेट टेकर ऑप्शन को रख के हम एक अश्विन को खिला रहे थे जो कि आपको थोड़ा सा कंटेन करके बॉलिंग कर दे, बीच ओवर में थोड़ा सा रन लीक ना करे, और साथ में आपको नीचे से बैटिंग भी दे दे। और वो चीज़ हमने देखी भी कि पाकिस्तान वाला मैच आपको याद होगा जहाँ पे दिनेश कार्तिक और हार्दिक पांड्या अंत में फेल हुए फिनिश करने में, तो विराट के साथ अश्विन थे जिन्होंने मैच फिनिश किया। आई थिंक 1-2 बॉल के लिए आए थे, बट वहाँ पे भी उन्होंने अपनी एक तरह से प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई थी। फिर अगर आप देखो एक और बांग्लादेश वाला मैच याद आता है, जहाँ पे उन्होंने कुछ रन बनाए थे। और ऑब्वियसली आप देखो वनडे क्रिकेट में शार्दुल ठाकुर थोड़े से प्रिपेयर होते हैं, लेकिन जब T20 की बारी आती है तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो नंबर 8 पे नंबर 9 पे आपको तो आके कोई बैटिंग दे दे। उसी वजह से आपका जो टेल है वो एक तरह से बहुत लंबा दिखता है, और उसी का एक तरह से आपको कल नुकसान भी हुआ है।
हालांकि अगर अक्सर खड़े रहते अंत तक तो मैच हम जीत जाते, क्योंकि 11 बॉलों में उन्होंने 13 किए, एक छक्का मार भी दिया था और एक तरह से उनके रीच में ही था, बट छक्का मारने की कोशिश में वो आउट भी हो गए। कुलदीप यादव 9 बॉल में 3 रन है। अर्शदीप सिंह ने हालांकि 2 चौके मार के थोड़ा सा एक्साइटमेंट जगा दिया था, लेकिन वो भी इतना जाने नहीं जाते अपने पावर हिटिंग के लिए। मतलब आपको एक तरह से वो स्किल चाहिए होता है बाउंड्री को एक तरह से क्लियर करने में, छक्के मारने के लिए, बट वो नहीं हो सका। अंत में चहल 1 बॉल पे 1 रन है और मुकेश भी 1 बॉल पे 1 रन है। और इनफैक्ट एक फनी इंसिडेंट भी हुआ था उस दौरान कि जब 9th विकेट गिरा था तो इंडियन टीम चाहती थी कि शायद मुकेश कुमार बैटिंग करने जाए, बट चहल चले गए थे और ऑलमोस्ट पिच तक भी पहुंच गए थे, बट वहां से वो लौट के आते हैं बाउंड्री तक ताकि मुकेश कुमार जा सके। बट ये रूल है कि वंस अगर प्लेयर ने फील्ड पे एंटर कर लिया है फिर उसको बैटिंग करने जाना पड़ता है, फिर दोबारा से यूजी चहल एक स्प्रिंट लगाते हैं पिच के तरफ। तो दैट लुक्स फनी, और शायद मैंने पहली बार ऐसा कोई इंसिडेंट देखा जो कि इस तरह से हैपन हो रहा है। तो इससे पता चलता है आपको पता ही नहीं है आपको भेजना किसे और किसकी एबिलिटी पे एक तरह से आप भरोसा कर सकते हो। जहाँ तक वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग की बात करें, बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग की है। जब आप 150 रन डिफेंड करने जाते हो तो फिर आपको एक स्पेशल बॉलिंग इफेक्ट की एक तरह से ज़रूरत होती है। और उसमें देखो उनके जो स्पिनर थे, अकील हुसैन इकलौते स्पिनर थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर, उन्होंने बहुत ही बढ़िया स्पेल डाला है। 4 में 17 रन दे के एक आउट किया है। जो पिच से थोड़ी सी मदद थी, जो स्पिन हो रही थी, टर्न हो रही थी, उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। और ख़ास चीज़ रही उनकी बॉलिंग में कि 2 ओवर उन्होंने पावर प्ले में ही डाले। आई थिंक पहला और तीसरा ही ओवर डाला था। उबेड मकवाय ने 4 में 28 दे के 2 आउट किए हैं। T20 उनके स्पेशलिस्ट है। उनके जो स्लो रन कटर्स हैं काफ़ी एक तरह से इफेक्टिव रहते हैं, वो उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। अल्जारी जोसेफ थोड़े से महंगे साबित हुए, 4 में उनको 39 पड़े हैं। बाकी जेसन होल्डर शायद सबसे बढ़िया गेंदबाज निकले जिन्होंने 4 ओवर में 1 मिडल डाल के 19 रन दे के 2 आउट किए। और जैसा ही कहा, वो जो 16वां ओवर शायद था सबसे क्रूशियल ओवर था, जो कि मेडन आया और उसमें हार्दिक पांड्या का भी विकेट आया। बाकी रोमर या शेफर्ड 4 में 33 उन्होंने भी दिए हैं, लेकिन 2 विकेट उन्होंने लिए हैं। और इम्पोर्टेंटली आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए थे। हालांकि विकेट सिर्फ 2 ही शायद इंडियन टीम के बचे हुए थे, जो टेलेंडर्स थे, लेकिन उसमें भी एक तरह से अपने नर्व्स को कंट्रोल किया और जो भी एक तरह से चांस था इंडिया का थोड़ा बहुत, उसको एक तरह से उन्होंने नेगोशिएट किया। तो कह सकते हैं एक अच्छी परफॉर्मेंस थी वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। और स्पेशली जब आपको पता है कि आपने पिछला T20 वर्ल्ड कप के मेन राउंड में क्वालिफाई नहीं किया है, इस 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी आप नहीं खेलोगे, उसके बावजूद अगर आप इंडिया जैसी टीम को चैलेंज कर पा रहे हो, 50 ओवर में एक मैच उनको हराया बुरी तरीके से, और यहाँ पे भी उन्होंने बहुत अच्छा मैच खेला, जीता। तो आप इसमें आप एक तरह से आप प्राउड फील कर सकते हो और आप यही सोच सकते हो कि आगे किस तरह से बेहतर होना है। और यहाँ से अगर वो 2 मैच बचे 4 में से जीत गए तो वे सीरीज भी जीत सकते हैं, जो कि और भी बड़ा मोमेंट उनके लिए होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना राय रखिए और बताइए कि टीम इंडिया की ऐसी खराब परफॉर्मेंस की रीज़न क्या रही। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम में मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।